आज हम बात करेंगे क्रिया के अन्य भेदों की, जिसमें हम देखते हैं कि सहायक क्रिया भी एक रहता है। तो सहायक क्रिया वे होता है जिसमें मुख्य क्रिया की सहायता की जाती है, या मुख्य क्रिया के काल का बोध कराने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए वे पढ़ता था, यहाँ पे भूतकाल हम देखते हैं, वे पढ़ता है वर्तमान काल, वे पढ़ेगा भविष्य काल। इसमें अगला जो भेद रहता है वो है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं से जो बनी क्रिया है अथवा जो दो क्रियाओं के योग से बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए वे पढ़ रहा है। अगला रहता है रंजक क्रिया। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती हैं या फिर जो मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता जोड़ती है उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जाते जाते तुम दूध पीकर जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रंजक क्रियाएं हैं इनकी जो संख्या रहती है वो 8 है। उदाहरण के लिए आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना आदि। अगला इसका भेद जो रहता है वो रहता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, वहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए दूसरों से जब काम करवाया जाता है या करवाना हो तो वहाँ पर क्या रहता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए कृष्ण मोहन को पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य है कृष्ण मोहन से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर लिखवाना जो है, दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि कृष्ण मोहन से, तो मोहन से क्या करवाया जा रहा है, पत्र लिखवाता है, लिखवा रहा है या लिखवाना है उसने। तो यहाँ पर क्या रहेगी, प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ एक उदाहरण देके रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि मूल क्रिया होगी गिरना, और पहली प्रेरणार्थक बन जाएगी गिराना और दूसरी बन जाएगी गिरवाना। ऐसे ही हंसना का हंसाना, हंसवाना, चलना का चलाना, चलवाना, सोना का सुलाना, सुलवाना आदि इसके बहुचर्चित उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ धन्यवाद।